नमस्कार साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था लेक्चर सीरीज़। यह लेक्चर सीरीज़ बिल्कुल क्रमिक रूप से चलेगी और तमाम एक दिवसीय परीक्षा और सिविल परीक्षाओं के लिए बराबर उपयोगी होगी। तो अधिक से अधिक इस लेक्चर सीरीज़ में अपनी सहभागिता निभाएं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है और मैंने MA MCOM किया है। साथ ही मैंने राजस्थान PCS मेंस भी लिख चुका हूँ और कई परीक्षाओं को क्रैक करने का मेरा अनुभव है। तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझेंगे हम कि कैसे संविधान का विकास हुआ और किस तरह के अधिनियम हमारे संविधान को बनने में सहायता दिए और किस तरह के अधिनियम आज भी हमारे संविधान में ज्यों के त्यों हमें देखने को मिलते हैं। भारत में जो ब्रिटिश थे वो व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में आए और उस समय वहाँ की रानी थी महारानी एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए थे। ये कंपनी थी, पहले तो ये व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें दीवानी अधिकार भी मिले थे। दीवानी अधिकार से आप इस तरह समझ सकते हैं, राजस्व अधिकार मतलब रेवेन्यू का भी उन्हें एक राइट मिला था। 1765 में उन्हें दीवानी के अधिकार मिले थे, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार शामिल थे। इस तरह से धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक ट्रेडिंग कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। 1858 में सिपाही विद्रोह के जो परिणाम हुए, उसके बाद तो कंपनी ने सीधा सा शासन अपने हाथ में ले लिया और कंपनी को एकमात्र कठपुतली बना दिया और पूरा शासन सरकार के हाथ में चला गया, ब्रिटिश ताज के हाथ में। तो शुरू करते हैं एक एक अधिनियम से कि कैसे कैसे यात्रा पूरी हुई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट का संवैधानिक बहुत महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में कोई कदम उठाया गया था तो वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहली बार इन्होंने क्या किया, कंपनी के जो कार्य थे उनको रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने की दिशा में पहली बार कोई कदम उठा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कदम उठाया गया था। और क्या हुआ, पहली बार यह भी हुआ कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता भी इसी अधिनियम के माध्यम से मिली थी। अब हम जान लेते हैं इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं कि ये जो बात हमने जानी कि राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली, साथ ही यहाँ केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो समझते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था पहले, उसका नाम क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब दूसरी बात क्या विशेषता थी इसकी, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। ये इसकी दूसरी विशेषता थी। इस एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट भी बनी, उच्चतम न्यायालय 1774 में, और एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आपको ये बताना होगा कि मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीशों के नाम भी आपको बताने होंगे जो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। इस एक्ट में यह भी हुआ कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार या किसी तरह का उपहार या गिफ्ट लेने पर बैन लगा दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त करना हो गया और साथ ही कंपनी को भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना भी अनिवार्य कर दिया था। तो यही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद एक और एक्ट आया जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, लेकिन ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ। इसके बाद आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था
क्योंकि इस एक्ट ने आगे आगे इसकी जो दिशा जो है वो बदलने की कोशिश की। हालांकि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कमियों को दूर करने के लिए तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया था, लेकिन उससे बात नहीं बनी, उसके आगे फिर ज़रूरत थी कुछ नए परिवर्तन की। इस एक्ट ने, पिट्स इंडिया एक्ट ने, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। अब जो इनके जो पॉलिटिकल जो काम थे और जो कमर्शियल काम थे उन दोनों को अलग कर दिया। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनकी अप्रोच सीधी सी बदल चुकी थी इस एक्ट के तहत। अब जो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए इन्होंने एक अलग संस्था, एक अलग बोर्ड बनाई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? राजनीतिक मामलों के मैनेजमेंट करता था, उसका सुपरविजन करता था। तो एक नया निकाय फिर बना जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और इस प्रकार हम द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत मानते हैं। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था कंपनी का, ये शक्ति उसे मिली हुई थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में, जो भी ब्रिटिश नियंत्रित भारत है उसमें भारत में सभी नागरिक को सैन्य और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण करेगा। मतलब अब आप ये मान सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से बोर्ड ऑफ कंट्रोल ज़्यादा हावी हो गया था, उसके पास ज़्यादा अधिकार थे और वो सीधा कंट्रोल कर रहा था सभी तरह की कंडीशन को। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें द्वैध शासन की शुरुआत देखने को मिलती है। अगर प्रश्न आए किसी भी परीक्षा में एक दिवसीय की संविधान में द्वैध शासन की व्यवस्था कौन से अधिनियम में देखी गई, तो हम कह सकते हैं कि हमें जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वहाँ हमें पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत के लक्षण दिखे थे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। पहला कारण तो ये था कि कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरी बात यह थी कि ब्रिटिश भारत को कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण करने का अधिकार भी मिल गया था। अब एक एक्ट आया, उसको कहते हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के लिहाज से, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या बात थी। तो इसमें यह था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके जो मेंबर्स थे और जो कर्मचारियों के वेतन के बारे में भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था कर दी गई। मतलब इसके जो भी फायदे थे, चाहे भत्ते थे, वेतन थे, ये सब कहाँ से मिलेंगे? भारतीय राजस्व कोष से, भारतीय राजस्व कोष से। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट एक्ट और पढ़ते हैं जिसको कहते हैं 1813 का एक्ट, चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को तो छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए थे। तो ये इसकी विशेषता है। साथ ही हम थोड़ा सा और इसको देखें तो यह एक्ट कहीं न कहीं केंद्रीकरण की शुरुआत की बात कर रहा था, लेकिन हमें पूर्ण रूप से केंद्रीकरण की जो बात देखने को मिली वो 1833 के एक्ट में हमें देखने को मिली। ब्रिटिश भारत में हम बात करें तो केंद्रीकरण के लिए दिशा में यह अधिनियम बहुत निर्णायक कदम के रूप में उभरा। इस अधिनियम की विशेषता को भी हम जान लेते हैं कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए थे। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी देखो आप कि जो सिविल सेवा है, जो चार्टर्ड एक्ट 1833 में सिविल सेवक के चयन की जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया था, इसमें यह भी कहा गया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी हस्तक्षेप किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने और विरोध किया, जिस कारण यह प्रावधान पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात और जान लो इसमें कि जो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। आगे धीरे हम देखेंगे कि 1861 के जो एक्ट में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको सीधा सा दिखेगा कि कैसे इस एक्ट के तहत वापस वो शक्तियाँ प्रदान की गई। लेकिन जो शक्ति हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखने को मिली कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर
गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, उसी तरह से हम आगे यहाँ देखते हैं तो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी अधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब यहाँ भी केंद्रीकरण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हालांकि आगे हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बिल्कुल ये जो व्यवस्था है ये कहीं न कहीं ढोती हुई दिखेगी, मतलब ढलती हुई दिखेगी, गिरती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम होगा वहाँ पर हम बात करेंगे कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत होने लगेगी। जो केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन से डिससेंट्रलाइजेशन की बात यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो इस एक्ट के माध्यम से हमने समझा कि कैसे एक जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ, और धीरे धीरे वापस से हम डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाएंगे, क्योंकि रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो होगी जो हम 1858 के एक्ट में देखेंगे। लेकिन अभी हम इस बैकग्राउंड को समझते जाते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल की बात आएगी भारत के गवर्नर जनरल की, तो लॉर्ड विलियम बेटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। अभी तक हमने देखा कि यह 1793 से देखें और 1853 तक की जो जर्नी रही, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था। इसकी कुछ विशेषता है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए आप, इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए थे। इस अधिनियम के तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। कितने पार्षद जोड़े गए? 6 नए पार्षद जोड़े गए। उन्हें विधान पार्षद कहा गया। और दूसरे शब्दों में बात करूं तो गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन करने की बात हुई थी। मतलब इसे इस तरह समझ सकते हैं कि इस एक्ट ने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसने वही प्रक्रिया अपनाई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया और विशेष मशीनरी के रूप में भी जाना गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जो कि 1833 के एक्ट में होते होते रुक गया था। वह यहाँ पे शुरुआत होती है। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और मैकाले समिति नियुक्त की गई इसके लिए। ठीक है, 1854 में मैकाले समिति नियुक्त हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं जान लेते हैं कि इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से करने की सोची। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन मैंने सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी है इस एक्ट के संबंधित। आगे और भी कुछ पॉइंट्स हो जिसे आप लिख सकते हैं इसमें से। अब बात करते हैं 1858 का चार्टर एक्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया था, क्योंकि जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसके बाद पूरी तरह से भारत में अराजकता की स्थिति छाई हुई थी। और ऐसी स्थिति में कोई एक्ट लाने की जरूरत थी, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता को यह डर था कि हमारे द्वारा अगर कोई रिफॉर्म नहीं उठाया गया, कोई कदम नहीं उठाया गया, तो ये सत्ता ढह जाएगी। इस तरह से भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला शासन अधिनियम लाया गया, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं उसे जानना बहुत जरूरी है। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। यहाँ पर सीधा शासन था वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ चला गया। गवर्नर जनरल का नाम भी बदल गया, अब वायसराय कहने जाने लगा। और उस समय पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग को पहला भारत का प्रथम वायरस कहा जाता है। तो भारत का पहला वायराइस कौन था? तो वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। इस एक्ट ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया और देश शासन को प्रणाली को भी समाप्त किया। मतलब
एक बात को समझें कि जो हमने देखा कि कैसे आपको पिट्स इंडिया एक्ट में जो चीज़ें देखने को मिली थी, वो चीज़ें धीरे धीरे यहाँ आपको देखने को नहीं मिली है। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको। सब चीज़ें खत्म हो रही है और वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। एक नया पद का सृजन किया गया जिसे भारत के राज्य सचिव के रूप में जाना गया और इसको संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य भी था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। तो जो भारत सचिव था उसकी एक परिषद थी 15 सदस्यीय, ठीक है। एक तरह से सलाहकार समिति के रूप में काम करती थी, एक तरह से निगमित निकाय थी। और इस परिषद के जो मेंबर्स थे वो बहुत तरह से आप मान के चले कि ब्रिटिश थे और ये कंपनी के डायरेक्टर को ये क्या देते थे, अनुदेश देते थे, आदेश देते थे। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात और जान लो कि भारत परिषद के मुकदमे इंडिया और इंग्लैंड में कर सकती थी, इस पर भी एक मुकदमा किया जा सकता था, ऐसा अधिकार हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस भी किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग बहुत ज़रूरी हो गया है। सहयोग की नीति बहुत ज़रूरी है। इसके तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 के 3 अधिनियम पारित किए। अब ये 1861 का अधिनियम क्या है उसे जान लेते हैं, उसके बाद 1892 और 1909 का अधिनियम भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसे समझ लेते हैं कि इस अधिनियम की विशेषता ये थी कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। जब कानून बनने लगा तो भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको स्थान दिया जाने लगा। तो एक तरह से आप मान के चलें कि जब कानून बनाने की प्रक्रिया में जब भारत यहाँ पे आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट इंडियन में देखा जाएगा। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के नाम से नामांकित करते थे। उनकी जो परिषद थी उसको एक्सपेंड किया गया और कुछ गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करते थे। कैनिंग ने ऐसा किया भी। 1862 में कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। मैंने जैसे बताया कि जिस तरह से हमने बात की कि 1833 का जो एक्ट था उसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी संबंधी अधिकार छीन ले गए थे, वो वापस दे दिए गए। एक तरह से आप मान सकते हैं कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत थी ये। कुछ और बातें भी हैं इस एक्ट की, आप जिसे आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। मैं महत्वपूर्ण बातें सभी चर्चा कर रहा हूँ। (1892) का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में किसकी संख्या बढ़ाई गई? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इस अधिनियम के माध्यम से यह भी जान रख लो कि केंद्रीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान किया गया। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी स्वीकृति दी थी। इस तरह से हमें यह अधिनियम भी जानने को मिलता है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न लगभग न के बराबर देखे गए हैं, इसलिए इसे आप देख भी सकते हैं और ध्यान रखें बस इसके बारे में ज़्यादा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट आर्टिकल आज पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगले लेक्चर में आगे के आर्टिकल शुरू करेंगे। 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई परीक्षाओं में इससे 2 से 3 प्रश्न सीधे देखने को मिलते हैं। इस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार
के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय हैं। इस एक्ट के माध्यम से ये भी जान लो कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 कर दी गई। कितनी कर दी गई? केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इसकी संख्या एक समान नहीं थी, यहाँ भी इसको एक समान नहीं माना था। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को भी इन्होंने अनुमति दी थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्पना करना, ये बात भी हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये ध्यान रखें, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि अनुपूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प रखने की जो बात है किस अधिनियम में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में। इस एक्ट में यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें और ये प्रावधान भी था कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को यह अधिकार मिला। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी, कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य का दर्जा दिया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इस एक्ट के माध्यम से ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जो बीज है वो प्रस्फुटित हुआ था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और इसके तहत ही मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकेंगे, ऐसी बात उपजी और ये धीरे धीरे हमें बंगाल विभाजन के रूप में देखने को मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे तब। तो इस तरह से हमने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को समझ लिया है। कल हम अगले पार्ट में पूरे ऐतिहासिक अधिनियमों को ख़त्म करेंगे, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन 3 एक्ट को ख़त्म करने के बाद यह आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ उस पर भी एक चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।